नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 1947 को भारत को आज़ादी नहीं मिली थी। हमारा देश 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था वो नकली आज़ादी थी और असली आज़ादी तो साल 2014 में देश को मिली है। हम आपको बता रहे हैं विवादित बयान कंगना रनौत का, जहां उन्होंने एक बयान में कहा है कि 1947 को जो आज़ादी मिली थी वो आज़ादी नहीं, भीख थी। उन्होंने कहा है कि ये एक नकली आज़ादी है, असली आज़ादी 2014 में मिली है। हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर, और इस पर अधिक जानकारी के लिए बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, जिस तरीके से एक बयान आ रहा है कंगना रनौत का, जैसे कि अभिनेत्री अपने आप में ही अपने बयानों में सुर्खियों में रहती हैं, आज उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो 1947 को आज़ादी मिली थी वो नकली आज़ादी थी, असली आज़ादी 2014 में मिली है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, कंगना जी ने क्या कहा है मुझे उसके पूरा जानकारी नहीं है कि उनका पूरा स्टेटमेंट क्या है, किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये कंगना जी ने जो कहा है उसका स्पष्टीकरण या तो कंगना जी दे सकती हैं या फिर उनकी मीडिया टीम जो है वो दे सकती है। मुझे नहीं लगता कि मेरा या भारतीय जनता पार्टी का इसमें कुछ बहुत लेना देना है या हमें इस पर जवाब देने की आवश्यकता है। जी नेहा जी, इस खबर में आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रवि दांगी भी जुड़ गए हैं इस खबर पर जानकारी के लिए। दांगी जी, एक कंगना रनौत ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 1947 को जो आज़ादी मिली थी वो भीख थी, वो आज़ादी नहीं थी, वो नकली आज़ादी थी, असली आज़ादी 2014 में मिली है। इस पर आपका क्या कहना है? ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी के मतलब बोल कंगना रनौत कहीं ना कहीं बोलती हैं। मुझे ये बताइए कि आजादी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, हम जानते हैं गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोगों ने कैसे दिलाई है, इस भारत के एक एक व्यक्ति ने कैसे लड़कर इस देश की आजादी दिलाई है, आप हम सब जानते हैं। ये नया बयान कंगना रनौत ने दिया है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण जी, स्वयं वरुण गांधी ने कहा है कि इसे क्या कहें, देशद्रोही कहें कि पागलपन कहें। इनके एक तरफ तो सांसद ये कहते हैं और अभी प्रवक्ता महोदय जी कह रही थी इनकी कि हमें तो पता ही नहीं है कि कंगना रनौत ने ऐसी कोई बात बोली है। बात आप बोल रहे हैं, चैनल पे आप दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर ये बयान कहते हैं कि हमें नहीं पता है या वो बताएं, जो भी करना है पुष्टि वो करें, ये क्या है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदया मैडम से भी ये निवेदन है कि अपने बोल अगर कंगना रनौत कहीं गलत बोल देती है तो उसे आप एक्सेप्ट कीजिए इस तरीके से कि हाँ, है ना। अब 1947 से आजादी हमारे देश को किन 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 कैसे कैसे मिली है और किन तरीकों से मिली है, ये पूरा बच्चे से लेके इस भारत का प्रत्येक नागरिक जान रहा है। और कंगना रनौत अगर ये कह रही है तो मैं ये कहूंगा कि ये मंद बुद्धि की वो महिला है जिसे इतना तक ज्ञान नहीं है कि आजादी क्या होती है और आजादी कब मिली और कैसे मिली। और मंद बुद्धि के लोगों को जब समाज सुधारना नहीं आता है, उन्हें पद्मश्री दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में बैठी हुई ये सरकार है जो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाकर। दांगी जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा भी जुड़ी हुई है। बग्गा जी, आप ये बताइए कि क्या असली में आजादी 1947 को मिली या फिर 2014 में? नहीं, देखिए, जिस प्रकार की कांग्रेस के प्रवक्ता एक महिला अभिनेत्री के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप खुद ही समझ जाइए कि इनका स्तर क्या है, इनकी विचारधारा क्या है, इनकी सोच क्या है महिलाओं के प्रति। और आप जानती हैं इनकी आज पीड़ा क्या है? इनकी पीड़ा ये है कि आम परिवार से उठकर जिसने संघर्ष किया, जिसने समाज के लिए काम किया, ऐसे लोगों को सम्मानित देश में किया जा रहा है। क्योंकि आज तक के इतिहास में 70 साल में हमने ये देखा था कि अगर आजादी मिली है तो वो नेहरू गांधी परिवार की वजह से मिली है, उसके अलावा किसी का नाम कहीं दिखाई नहीं देता। आप मुझे बताइए कि 70 साल में कितनी बार ऐसा हुआ कि इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को याद कर लिया हो, कितनी बार ऐसा हुआ कि इन्होंने भगत सिंह को याद कर लिया, कितनी बार ऐसा हुआ कि बिरसा मुंडा को याद कर लिया, कितनी बार ऐसा हुआ कि शंकर शाह रघुनाथ शाह जी को याद कर लिया हो, कितनी बार ऐसा हुआ रानी लक्ष्मीबाई को याद कर लिया हो। हमने सिर्फ सुना कि आजादी मिली तो वो नेहरू जी की वजह से मिली, उनके पिताजी की वजह से मिली। आजादी के बाद अगर कुछ अच्छा हुआ तो वो इंदिरा गांधी जी की वजह से हुआ। जीते जी जो लोग अपने आप को देश के बड़े बड़े जो सम्मान है उसमें अपने आप को अलंकृत कर लेते हैं, तो आप समझ लीजिए आज इनकी पीड़ा क्या है।
और अब मुझे लगता है कि अगर कंगना जी ने कोई बयान दिया है तो हालांकि ना ही मैं उनके प्रवक्ता हूँ, ना ही भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना है। तो आप सिर्फ इतना बताइए, 1947 में आजादी मिली, 2014 में, इसमें से एक बात को आपको जवाब देना पड़ेगा ना। दोनों में से एक जवाब तो दीजिए पहले कि 1947 में मिली कि 2014 में मिली आजादी। आप बोल लीजिए भाई साहब, क्योंकि मुझे इतनी जी मैं बोल लेता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे ये पूछा ही नहीं गया, आपसे पूछा गया 1947 में आजादी मिली कि 2014 में आजादी मिली। आप कुछ तो कहिए। बोल लिया आपने, क्योंकि आप अभद्रता करेंगे। नहीं देखिए, ऐसा है, आपने सीधे से कंगना रनौत की बात का समर्थन किया है। अगर आप समर्थन कर रहे हैं तो आप कहिए, आप कहिए कि हाँ 2014 में आजादी मिली, आप कहिए ना। आप कह क्यों नहीं पा रहे? जब कंगना रनौत जी का, मेरी बात सुनिए, आप आदरणीय हैं। आजादी इंदिरा गांधी ने दिलाई, आजादी तो सोनिया गांधी ने दिलाई। देखिए आजादी, ये आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की विचारधारा के साथ में आप बयान दे रहे हैं। आजादी किसने दिलाई? इस भारत के एक नागरिक ने, उसने दिलाई है जिसने 1947 के पहले लड़ाई लड़ी है। उसमें आपके परिवार के पूर्वज, मेरे परिवार के पूर्वज भी हैं, लेकिन उसके बावजूद हम आजादी को नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे पूर्वजों में भी कई लोग होंगे जिन्होंने इस आजादी के लिए अपनी आहुतियां दी होंगी, क्या हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं? 1947 की आजादी भीख थी, कंगना रनौत जी का ऐसा कहना है, आप समर्थन कर रहे हैं। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि भीख थी अभी तक। 2014 में आजादी मिली है, आपका ऐसा कहना है, मतलब अभी तक भीख। आप समर्थन कर रहे हैं कंगना रनौत का। वरुण गांधी जी ने जो बयान दिया है, उस बयान पे भी गौर कीजिए। आपकी पार्टी के सांसद है वो, उनके बयान को आपने सुना? देखिए, आपको कंगना जी की बात इतनी नहीं, आप वरुण यादव जी के बयान भी बताइए ना। कंगना रनौत जी के लिए कहा ना उन्होंने, आपको कंगना जी के कि पागलपन है या देशद्रोही है। आप इन दोनों में से क्या कहेंगे? आप सोचिए, आप एक पार्टी के प्रवक्ता होके आप उस स्थिति में हैं कि कंगना रनौत 2014 की आजादी बता रही है, और हम आज हर एक एग्जाम परीक्षा से लेकर देश के इतिहास में पढ़ रहे हैं 1947 में आजादी मिली, और आप कंगना रनौत का समर्थन कर रहे हैं। चलिए नेहा जी, रवि जी, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है। आप दोनों का चर्चा में जोड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। रवि जी, नेहा जी, हमारे पास समय की कमी है, चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि कंगना रनौत जो कि फिल्म अभिनेत्री हैं, जिन्होंने एक विवादित बयान दिया है। पंद्रह नवंबर को पीएम मोदी के भोपाल दौरे की तैयारियां पूरी, प्रशासन ने किया सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, विकास कार्यों की सौगात देंगे पीएम मोदी। अभिनेत्री कंगना रनौत ने 1947 में मिली आजादी को बताया भीख में मिली आजादी। कंगना बोली, असली आजादी 2014 में मिली। सीएम शिवराज ने निवाड़ी में विकास समागम को किया संबोधित, क्षेत्र की जनता को दी करोड़ों रुपए की सौगात। मध्य प्रदेश उपचुनाव में हार के बाद कमलनाथ ने बीजेपी पर लगाए वोट को लूटने के आरोप, सीएम शिवराज बोले जनता से मांगे माफी कमलनाथ। और 15 नवंबर के बाद मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीख का होगा ऐलान, 3 चरणों में होंगे चुनाव। पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण होना बाकी। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कमलनाथ के उपचुनाव में बीजेपी पर लूट का आरोप लगाया है। वहीं कमलनाथ के बयान पर सीएम शिवराज का पलटवार सामने आया है। सीएम शिवराज ने कहा कि कमलनाथ जनता से माफी मांगे। बता दें कि कमलनाथ ने रैगांव में बीजेपी पर वोट की लूट का आरोप लगाया था। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की जनता को अपमानित कर रहे हैं। पृथ्वीपुर और जोबट के बारे में उन्होंने कहा कि चुनाव जीता नहीं, चुनाव लूटा है। ये चुनाव लूटना क्या होता है कमलनाथ जी? ये जनादेश का अपमान कर रहे हैं आप। क्या पृथ्वीपुर की और जोबट की जनता
लूट करती है। आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप जनता को अपमानित कर रहे हैं, लुटेरी कह रहे हैं। ये है ना प्रदीप भाई, कमलनाथ जी को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। श्योपुर के बड़ौदा थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता ने आरोप लगाए हैं कि आरोपी 21 दिनों तक उसके साथ यौन शोषण किया, साथ ही किसी को बताने पर भाई को जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत पीड़िता के परिजनों ने बड़ौदा थाना में की है। पुलिस ने पीड़िता के बयान पर आरोपी नरेंद्र उर्फ गोलू के खिलाफ पास्को एक्ट के सहित अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई कर रही है। करीब 3 महीने पहले आरोपी उसके मामा के घर पे झोपड़ी में गया था। वहीं पे उसके अपने मामा के घर पे उसको लेके बैरा फुसला के लेके गया था कि मुझे कुछ काम है, और अपने मामा के घर पे ले जाके उसने कमरे में बंद करके उसके साथ में बलात्कार किया और फिर उसको धमकी दी कि तुझे तेरे भाई को जान से ख़त्म कर देंगे अगर तूने किसी को भी ये घटना के बारे में बताया, जिसकी रिपोर्ट कल दिनांक को उसने अपने थाने में महिला थाने में की है, जिसमें अपराध क्रमांक 8/21 और विभिन्न धाराओं में 376 2N 376 3 पॉक्सो एक्ट की धाराओं में अपराध कायम किया गया, विवेचना में लिया गया और आरोपी की तलाश की जा रही है। राजधानी में फिर एक बार हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जिसमें एक सिपाही की जान चली गई है। रात करीब 9 बजे सिपाही सूखी सिवनिया थाना से सामने तामील कराने गांव चोपड़ा कला जा रहा था, तभी कार ने टक्कर मार दी और बाइक चालक फरार हो गया है। हालांकि अब तक टक्कर मारने वाले वाहन का फुटेज नहीं मिला है। थाना सूखी सिवनिया में आरक्षक ऋषिकेश गुर्जर पदस्थ है। समन्स वारंट का काम देखते थे। कल अपनी ड्यूटी के दौरान ही किसी अज्ञात वाहन ने, जब वो ड्यूटी पे थे, जा रहे थे, उसी दौरान में बाईपास चौराहे से चौपड़ा के बीच में रोड पर किसी अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मारी, जिससे डेथ हुई है। और ऋषिकेश गुर्जर ने बहुत ही मेहनती निष्ठावान कर्मचारी थे हमारे। बहुत ही दुखद है ये घटना। जिस वाहन के द्वारा उनको टक्कर हुई है उसको ट्रेस करने के लिए रूट के पूरे कैमरे, सीसीटीवी कैमरे, अन्य जो भी जिससे तहकीकात में पता चल सके उस पर काम कर रहे हैं और इस तरीके से घटनाक्रम ये हुआ है। पुष्पराजगढ़ के बिहार घाट पर यात्री बस पलट गई है, जिसमें बस में सवार 15 यात्री घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बस अमरकंटक से कटनी जा रही थी। उधर घायलों को जेतहरी राजेंद्र ग्राम पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? भैया हम अमरकंटक से जा रहे थे कटनी, वहाँ से हमको ट्रेन था रात में अजमेर जाने के लिए, बारात मतलब लड़की की शादी है। तो अभी आ रहे थे तो यहाँ रुके तो टर्निंग में अचानक जो गाड़ी आई मतलब थोड़ा स्लो हुआ, अचानक ब्रेक फेल हो गया, 4 पलटी मार दी, सबको चोटें लग गई। कितने लोग थे भैया बस में? इसमें 25 से 26 लोग थे। आप लोग कहाँ के हैं प्रॉपर? अमरकंटक प्रॉपर। कितने लोग घायल हैं? करीब पूरे लोग घायल हैं, वहीं कुछ देखो बस, बाकी सबको बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं, किसी का पैर टूट गया है, किसी का। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह प्रेम नहीं फैलाते, ओसामा जी, लादेन जी इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं कहा कि विपक्षी नेता केवल ट्वीट ही कर सकते हैं। 15 महीनों के शासनकाल में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। साथ ही कहा कि फायर सेफ्टी को लेकर समग्र नीति बनाई जाएगी। और दिग्विजय सिंह प्रेम पैदा करते हैं लादेन जी बोलकर, उसामा जी बोलकर, बटाला हाउस पर बोलकर, उज्जैन के अंदर पाकिस्तान जिंदा नहीं, बात नहीं, काजी साहब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, ये उनके कान बजते हैं और उनको सुनाई देता है। ये दिग्विजय सिंह जी जानबूझ के ऐसा करते हैं, या सलमान खुर्शीद जी जानबूझ के ऐसा करते हैं, और इसीलिए जनता इनको समेट देती है। हर बार 2/3 सीटें इनके खिलाफ देती है। मंत्री जी, जो सिनेमा घर है वो लोग चाहते हैं कि 50% की जो बाध्यता है वो समाप्त कर, बहुत जल्दी 50% की बाध्यता समाप्त कर रहे हैं। हमने रिपोर्ट मंगाई है, 1-2 दिन में इस पर निर्णय ले लेंगे। फायर सेफ्टी को लेकर बात की जाए, गृह मंत्रालय के पास में ही है इंदौर का, और देखा जाए इसमें से बड़ी कार्रवाई नहीं होती है सर, इसमें जो अभी तक कार्रवाई कल माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बोलूं, कल इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने फायर सेफ्टी को लेकर समीक्षा की है और उन्होंने इसकी समग्र नीति बनाने का कहा है। फायर सेफ्टी के बारे में अभी 2 अलग अलग तरह के काम हैं। इंदौर की, भोपाल के बल्लभ भवन और सरकारी ऑफिस की
4 स्थान कुल ऐसे हैं जहाँ गृह विभाग देखता है, बाकी स्थान ऐसे हैं जहाँ नगर निगम, नगर पालिका, नगर निगम देखते हैं। तो इसको एक रूपता लाने के लिए, एक छाते के लाने के लिए कल मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। जागरूक नहीं होंगे तो करेंगे, और पैरामीटर भी आपके सामने जल्दी होंगे। वहाँ भी हुआ है मॉडर्नाइजेशन, और जहाँ आप बता रहे हैं चाचा की, वहाँ भी मॉडर्नाइजेशन करने जा रहे हैं। नेचुरल है, वो ट्वीट ही कर सकते हैं तो ट्वीट ही कर रहे हैं, या उन्होंने कोई जो 15 महीने के शासन रहा था तब एक आध ऐसी FIR की हो तो नजीर दे दें। देश भर में छठ पर्व धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि सूर्य उपासना का महापर्व छठ का समापन हो गया है। सूर्य को अर्घ देकर व्रतियों ने 36 घंटों का निर्जला व्रत पूरा किया है। महिलाओं ने सूर्य देव की आराधना की है। वहीं जबलपुर में भी महिलाओं ने धूमधाम से छठ पर्व मनाया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। छठ पर्व यानी कि सूर्य उपासना का यह एक अनुपम लोक पर्व कहलाता है। यहाँ मुख्य रूप से बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व कहलाता है। यहाँ छठ पूजन मुख्य रूप से सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित किया जाता है। छठ का त्योहार 4 दिनों में मनाया जाता है। पहले दिन सेंधा नमक घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है और इसके साथ उपवास का आरंभ किया जाता है। व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम 6 बजे से खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ यानी दूध अर्पण करते हैं और अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं और अपना यह 4 दिन का व्रत पूर्ण करते हैं। बता दें कि यह व्रत पति की लंबी आयु और पुत्र के लिए रखा जाता है। आपको बता दें कि छठी एक ऐसा त्योहार है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। जबलपुर में हमारी संवाददाता अनुश्री गुप्ता ने कैमरामैन नवीन सोनी के साथ बिहार की प्रसिद्ध पर्व छठ को दिखाने का प्रयास किया। अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जिसको जो चाहिए वो मिलता है। और आप लोग कैसे क्या पूजा करती है, इसकी भी क्या तैयारी? हम लोग का 3 दिन का नियम होता है, जिसके हम 2 दिन पहले हम लोग एक टाइम में व्रत रखते हैं, अब एक टाइम खुशी खाते हैं, शाम को खीचड़ी खाते हैं और फिर दूसरे दिन 24 घंटे का खाते हैं। मैं यूपी की हूँ, जबलपुर हमने छठ पूजा करने के लिए ये आस्था त्योहारों का बहुत बड़ा महान व्रत है। ये बिहार से निकला हुआ है, लेकिन मनाते हैं यूपी बिहार सब लोग, क्योंकि इनकी महिमा बहुत अपरंपार है। और हम 3 दिन से व्रत है और 1 घंटा से पानी में हम लोग का तो यही व्रत ही है। तो इनके कृपा से सब कुछ मिला हम लोगों को। 1 घंटे से आप पानी में खड़े, ठंडी नहीं लग रही? नहीं बिल्कुल नहीं लगती। हम लोग कब से 3 बजे से आए हुए हैं यहाँ। ये सिंदूर का क्या ये लंबा, इससे हम लोग के पतियों का अगुवाई बढ़ता है। ये पतियों का व्रत है क्या? पतियों का ये बच्चों का भी है, पति का भी है। सूपे में 6 दिया रखा जाता है और बाकी जितनी सब्जी रोटी सब थोड़ा थोड़ा 6 चीज का रखा जाता है। एक चीज 6 प्रकार का रखा जाता है और फल रखा जाता है। और जो लोग खुशी भरते हैं पूरे कलश बनाए हैं, इसको रात को मंदिर में रखेंगे। इसके अंदर पोहा, मेवा, लड्डू भरेंगे और पूरी रात लेके बैठे रहेंगे। सुबह जब कोई नहीं देखेगा तो नर्मदा जी को छुआएंगे और फिर ले जाके रखेंगे। मैं छठ महापर्व का व्रत रखती हूँ आज 14 सालों से, और ये रखने में हम लोगों को बहुत मज़ा आता है। और इसे रखे बिना हम लोगों को लगता ही नहीं कि हम लोगों ने कुछ उपास रखा है। तो आप लोग भी यहाँ ग्वारी घाट में ज़रूर आइए। यहाँ बहुत बड़ा महापर्व छठ का मनाया जाता है। 3 दिन से व्रत करती हूँ और हम 11 साल से करती हूँ। कैसे पूर्ण किया है? 3 दिन का व्रत होता है। 3 दिन का व्रत होता है और लौका भात से शुरू करती हूँ। वो खरना होता है, खरने से शुरू करते हैं। छठ पूजा है जी, ये चौथ से शुरू होता है। चौथ को बिना लहसुन प्याज के खा के रहते हैं। पंचमी का व्रत करते हैं जी, बिना कुछ लिए। फिर रात को चने की दाल लौकी को खाते हैं। फिर उसके बाद छठ शुरू करते हैं तो 24 घंटा कुछ नहीं लेते। फिर इसको सप्तमी को व्रत जब सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं, उसके बाद एक व्रत तोड़ते हैं। और जो भी आपकी श्रद्धा हो, इच्छा हो, भगवान सब कुछ करते हैं। यही एक देवता है जो साक्षात दिखते हैं, सूर्य नारायण। इससे अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जिसको जो चाहिए वो मिलता है। और आप लोग कैसे क्या पूजा करती है, इसकी भी क्या तैयारी? हम लोग का 3 दिन का नियम होता है, जिसके हम 2 दिन पहले हम लोग एक टाइम में व्रत रखते हैं, अब एक टाइम खुशी खाते हैं, शाम को
वाले खीर पूरी खाते हैं और फिर दूसरे दिन 24 घंटे के बाद ये आज जो सिंदूर लगाया ये ऐसा क्यों लगाया जाता है? इससे पति की उम्र बढ़ती है। अच्छा, ये सब यानी पति के लिए रखा जाता है? नहीं साहब, पूरी फैमिली बच्चों के लिए भी है, ये बच्चे के लिए भी, सुख समृद्धि के लिए। अच्छा, और इसी तरह सिंगरौली जिले में भी महापर्व छठ पूजा का समापन हो गया है। उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रतियों ने 36 घंटों का यह निर्जला व्रत पूरा किया है। मोरवा में भी खुटार के विभिन्न घाटों पर सुबह व्रतियों ने सूर्य को अर्घ देकर व्रत का पारण किया है। सूर्य देव की आराधना के लिए महिलाएं भोर से ही हाथ में पूजा व भोग के सामान से भरा सूप लेकर नदी एवं तालाबों में खड़े होकर भास्कर देवता के उदय होने की प्रतीक्षा करती रहीं। सूर्यदेव की पहली किरण देखते ही अर्घ देकर अपने परिवार की सुख समृद्धि के साथ इस व्रत को पूर्ण किया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर उपचुनावों में लूटने के आरोप लगाए हैं, जिस पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लूटने से अगर चुनाव होता है तो रहगांव तो हमारी परंपरागत सीट थी। कमला नेहरू अस्पताल में हादसे पर कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, रिपोर्ट तो मैंने नहीं देखी, पर कल जो चर्चा में और बातचीत में जो बात सामने आई है उसमें मोटे तौर पे यही आया है कि जो प्लग था, प्लग लगाते समय स्पार्किंग हुई है और वो स्पार्किंग उस समय होके और जो लोग भी स्टाफ में थे वहाँ उनको ये लगा कि अब ये ठीक हो गया, पर अंदर अंदर जो वायरिंग थी फॉल सीलिंग के अंदर, तो वायरिंग में आग धीरे धीरे पकड़ती गई तो वो धुआं उसका फिर सीलिंग के थ्रू, उसके वायरिंग के थ्रू आया और इसलिए वो इतना ज़्यादा धुआं फिर वहाँ पे हुआ। और उसके बाद मंत्री विश्वास सारंग जी पहुँचे तत्काल वहाँ पे और उन्होंने जो खिड़की के कांच थे वो कांच तोड़कर उससे धुआं निकला और फिर बच्चों को उसी बीच में शिफ्ट किया। तो प्रारंभिक तौर पे जो विषय सामने आया है वो यही विषय सामने आया है। देखिए, कांग्रेस भ्रमित करने का काम कर रही है। हमीदिया में जो डिलीवरी होती है उसमें कई बार डिलीवरी के समय जो बच्चे हैं वो उनकी डेथ हो जाती है और ऐसा जो रेशो है वो लगभग 3 के लगभग का रेशो रहता है। तो कांग्रेस जो बच्चे डिलीवरी के समय ख़त्म हो गए, डिलीवरी में ख़त्म हो गए, उन बच्चों की संख्या जोड़कर कांग्रेस ये बता रही है कि ये जो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ, जो धुआं हुआ, उससे इन बच्चों की मृत्यु हुई, जबकि ऐसा नहीं है। कांग्रेस गलत तरह से उस चीज़ को इंटरप्रेटेट कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पृथ्वीपुर पहुंचे, जहां नगर के भेड़ फार्म स्थित ग्राउंड में भारी तैयारियों के साथ स्टेज और पंडाल सजाए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 2 दिन पहले ही भारी संख्या में पुलिस बल व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, साथ ही कई जांच दल भी यहां पर तैनात किए गए हैं। माननीय सीएम साहब का मेन कार्यक्रम है कि वो चुनाव के दौरान लोगों से जो उन्होंने घोषणाएं की थी उनको पूरा करना है और आभार यात्रा करने के लिए माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी और प्रभारी मंत्री माननीय श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी
माननीय श्री प्रभुराम चौधरी जी, सभी मंत्री गण और माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी सभी का आभार प्रकट करने के लिए पृथ्वीपुर में पधार रहे हैं और विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे।